ठीक है सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। हमने लास्ट पे बात हुई थी प्राइवेटाइजेशन पे। अच्छा फटाफट जी बताओ, सर। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? फटाफट सर एकदम। प्राइवेटाइजेशन होती है सर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल फ्रॉम नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री टू अ प्राइवेट सेक्टर। मतलब ठीक एक हो गया। गवर्नमेंट एसेट है या कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, वो प्राइवेट बंदे को या प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, तो उसे हम्म। प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। डन हो गया। असल में बात इतनी होती है कि P3 के अंदर और P4 के अंदर दोनों केस स्टडीज के अंदर जो सवालात आते हैं, सवालात मुश्किल नहीं होते। जी सबसे सर। पहले तो ये बात दिल दिमाग में बैठानी है हम लोगों ने कि पेपर को सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने चीज़ों को सिंपल वर्ड से पहले अपने आप को एलैबोरेट करना है। ठीक है। ठीक है। और जो की टेक्निक है, जो हम हर दफा बार 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 भूल जाते हैं कि हमने वी हैव टू रीड द केस स्टडी विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन आल्सो। ठीक है। यस सर। अगले 5 मिनटों में आप लोगों ने उन सवालों से रेलेवेंट चीजों को आपने क्या कहते हैं हाईलाइट गो करना थ्रू है। करना। ठीक है। बिल्कुल। हम इसलिए अब मसला ये आता है सबसे पहले कि पेपर के अंदर टॉपिक्स को याद करने के लिए चीज़ों को किस तरह से हमने लेके चलना है। वह हमने पेस्टल से बात शुरू की थी। पेस्टल के अंदर हम लोग फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहे थे कि यार जो एज पर केमिस्ट आउट कोर्स आउटलाइन है, उसने पहले आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताना है, नेशनलाइजेशन के बारे में बताना है। ठीक हो गया। ठीक है। अब लास्ट हमने बात कर ली कि यह प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, कि जब स्टेट ओन्ड बिजनेसेस विल बी सोल्ड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दैट इज नोन एज बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस कि यह प्राइवेटाइजेशन कब की जाती है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर मैंडेटरी फॉर अ गवर्नमेंट टू व्यू व्हेन दे हैव टू गो फॉर द प्राइवेटाइजेशन। वो फैक्टर कौन से होते हैं? ठीक है। हाँ जी। फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग। आर मैंडेटरी फॉर प्राइवेटाइजेशन। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है, आपने प्रेजेंट नहीं की। स्क्रीन मैंने शो नहीं किया आपको? ओके, सॉरी। मैं आपको फिर से ये शो करता हूँ। शेयर करने जा रहा हूँ सब कुछ ही, जो जो खोला हुआ है मैंने। ठीक हो गया, अब शो होगी मेरी स्क्रीन आपको? अच्छा। हाँ जी, समझ आ रहा डन हो गया। हमारे फैक्टर विच आर मैंडेटरी फॉर प्राइवेटाइजेशन, व्हाट आर दे फैक्टर्स? ये इन फैक्टर्स के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। और इन फैक्टर्स के बारे में सीधी सी बात है, आप लोगों ने सिंपल इसको जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए सिंपल आसानी हो जाएगी। पहली बात है, जब गवर्नमेंट के अदारे अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, जब वो लॉस में जा रहे होंगे। ठीक है। है। व्हेन दे आर इन लॉस, सिंपल। यस। जब वो लॉस बिल्कुल। में होंगे। ठीक है, सिंपल, नथिंग एल्स। लॉस में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट एफिशिएंट। यस सर। ठीक है जी। बस। जब एफिशिएंट नहीं रहेंगे तो उनको वो गवर्नमेंट कह कहती है यार इसको ना आप क्या कहते हैं प्राइवेटाइज कर दें। ठीक हो गया। बिल्कुल। हमें लॉस की बात कर दी। उसके बाद वो आगे आपसे कहता है कि जब उसकी पब्लिक कंप्लेन बढ़ जाएगी, जब भी उसकी कंप्लेन्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जब भी वो क्या हो जाएगा, इनफेक्टिव हो, इनएफिशिएंट। इनफैक्टिव। इनफेक्टिव। ठीक है। इनएफिशिएंट तब होता है जब वो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा, लॉस में जा रहा है। कंप्लेन्स या क्लेम्स बढ़ते जा रहे हैं, कंप्लेन्स बढ़ती जा रही, क्लेम्स आते जा रहे हैं ज्यादा, तो क्या हो गया, इनफेक्टिव हो गया। जी सर। ठीक है जी। नंबर 3, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करना चाहती है, ठीक है जी, गवर्नमेंट वांट्स टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू। तब भी वो हम उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं। ठीक हो गया। यस सर। ये बात समझ जी लगी सर। कि जनाब लॉस में जा रही है, बिल्कुल। कंप्लेन बढ़ती जा रही है, या कंप्लेन्स कह लें, या हम जब कह उनके पास लें इतना पैसे नहीं है तो वो अपने प्राइवेट एसिड्स या कोई भी चीज बेच देते हैं। हाँ, या क्वालिटी बड़ी कम हो गई है तो तब हमने को प्राइवेटाइज कर दिया। अब जी जो सर। सवाल पेपर में आया हुआ है, पास पेपर्स में ना, इसके हवाले से वो सवाल ही आया कि आप ये बताएं कि इसका इम्पैक्ट स्टेक होल्डर पे क्या होगा। ठीक ठीक है। हो गया। हाँ पहली जी। बात तो ये, हमने पहले बात कर ली थी, हमने पहले मार्किंग रेट पढ़ा था। मैंने कहा था P3 के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का और 12 मार्क्स का। ठीक है। यस। तो इसका मतलब है उसकी मार्किंग ग्रेड को माइंड में रखते हुए ये कंफर्म है हमने किसी भी चीज के 4 से ज्यादा पॉइंट जेन में नहीं बिठाने, अगर हमने शॉर्ट टर्म में इसकी तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल। फॉर एग्जांपल सिर्फ बात करता हूँ स्टेक होल्डर्स की यहाँ पर, तो पहली बात तो ये, हम बात करते हैं ऑनर्स पे। अच्छा जी। जी। अब क्योंकि जब ये प्राइवेटाइज नेशनलाइज थी, तब ऑनर थी गवर्नमेंट। बिल्कुल। ठीक है।
बिल्कुल। अब गवर्नमेंट पे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट पे दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। गवर्नमेंट पे कितने इम्पैक्ट पड़ेंगे? दो। दो इफेक्ट पड़ेंगे। पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा, लॉन्ग रन अर्निंग्स, बल्कि दे विल बी नो लॉन्ग रन अर्निंग, जी सर। दे लॉन्ग रन अर्निंग नहीं होगी। विल बी नो लॉन्ग रन अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि पहले गवर्नमेंट को उस फर्म से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहा होगा। होता रहा शॉर्ट रन में बिल्कुल। क्या होता है? शॉर्ट रन राइज इन रेवेन्यू। प्रॉब्लम। हाँ, रेवेन्यू में उनका बढ़ जाएगा शॉर्ट रन में। उन्होंने उन्हें ठीक कंपनी है। भेज दी, वो बिलियंस में बिकती है, मिलियंस में बिकती है, तो वो गवर्नमेंट उसको उसी पैसे को किसी और पर्पज में लगा सकती है। समझ आ गई, समझ आ ठीक गई, है, समझ ये आ होगी ऑनर के हवाले से। अब हम बात करते हैं कस्टमर्स के हवाले से। ठीक है जी, एक बात बताओ, सबसे पहले तो मेरे बेटा गई। यानी कस्टमर्स के ऊपर अगेन इम्पैक्ट आपके पास दो तरह के होते हैं। पहला हाँ इम्पैक्ट क्या जी। पड़ेगा? हम जानते हैं द अच्छा। अल्टीमेट पर्पस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू maximize their profit. Once again, the ultimate बिल्कुल। purpose of the private sector is to maximize the profit. क्वालिटी लो मिलेगी उन्हें। तो दो ऑप्शन होती हैं बेटा। पहली बात तो ये कि प्राइवेट सेक्टर अगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहा तो वो प्राइस पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बिल्कुल। क्वालिटी हाई अच्छी देगा। प्राइसेस। हाँ, क्वालिटी अच्छी देगा, क्योंकि उसने अपने कस्टमर को कस्टमर बेस डेवलप करनी होती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल। वो प्राइस इंक्रीज कर सकता है। जबकि जो अल्टीमेट पर्पज होता है गवर्नमेंट का, वो होता है प्रोवाइड वेलफेयर टू द जनरल कम्युनिटी। एज दे बिल्कुल। हैव टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द जनरल कम्युनिटी, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट विल नेवर एवर राइज द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये वाली बात जी भी सर। देख ली, मैं ये वाला पॉइंट भी देख लिया। अच्छा, केस स्टडी में सवाल कैसे आता है? केस स्टडी में हाँ उन्होंने जी। आपको दो अपेंडिक्स दिए होते हैं नॉर्मली। ठीक है, ठीक हो अगर गया। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली आपको दो एक अपेंडिक्स दिया होगा जिसमें उन्होंने दो कॉलम बनाए होंगे, एक बिफोर प्राइवेटाइजेशन एंड आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो आपने ये बताना कि उस अपेंडिक्स को देखते हुए क्या उनको प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए थी कि नहीं थी करनी चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन? ऐसा सवाल आता है बहुत। इसका इसका जो सवाल है वो मैं आपको तुम्हें ना इंशाल्लाह तक कल शेयर कर दूंगा। वो तुम्हारा जी होमवर्क सर। होगा। ठीक है। ठीक है। कस्टमर पे दो इम्पैक्ट हमने पढ़ ली। एक क्या इम्पैक्ट पड़ा कि हाई मे प्राइसेस। पहले मे गेट हाँ जी। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। यस। ठीक है, नंबर वन। यस सर। बट एट हाई प्राइस। बट। कस्टमर्स की बात कर ली, एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं या वर्कर्स की। हम हाँ जानते हैं जी। नॉर्मली नॉर्मली इन ईच कंट्री ये बात समझी जाती है कि जो जॉब सिक्योरिटी है ना विल बी वेरी हाई इन गवर्नमेंट सेक्टर एज कम्पेयर गवर्नमेंट टू से। इन प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर। से। बिकॉज एग्जैक्ट। इफ यू आर नॉट वर्किंग वेल, यू आर नॉट फुलफिलिंग योर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो गवर्नमेंट आपको फायर नहीं करती अनलेस अंडर आप किसी लीगल क्राइम में इन्वॉल्व ना हो जाए। बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली। है, बट इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इफ यू आर इनएफिशिएंट एज वेल एज इनइफेक्टिव, दे विल not tolerate you and maybe terminate you from your services. एग्जैक्टली। ठीक है, तो दैट्स वाई तो दोनों बातें हो जाएंगी। जॉब इनसिक्योरिटी का जो एलिमेंट है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में कम होता है और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होता जॉब इनसिक्योरिटी का ही पॉइंट है जो दोनों पर्सपेक्टिव से हम बात कर लेंगे। अच्छा, है। वर्कर्स की हमने बात कर ली। आ, यही स्टेक होल्डर नॉर्मली इनफ है। बाकी कम्युनिटी पे बेनिफिट क्या होता है? उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, प्राइस ज्यादा हो हाँ सकती है। जी। उसके अलावा सर, अगर हम जी जी मेरे पास क्वेश्चन है कि जी जी व्हाट डू यू थिंक वर्कर की सैलरी पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आपके ख्याल में क्या होता हो? देखो यार, क्या गवर्नमेंट इफेक्ट हो? सेक्टर मे बी देयर आर चांस, इट डिपेंड अपॉन द कंपनी। इफ दे वांट टू retain the employee, they want in especially in private sector, if they want to जी। retain the employees, if they want to motivate the employees, definitely they will increase the salaries of the एग्जैक्ट। staff. may as we know, hierarchy के लिहाज से there are three levels: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। नॉर्मली क्या होता है, वो हाँ मिडिल जी। मैनेजमेंट की सैलरीज बढ़ा देते हैं और लोअर मैनेजमेंट के बंदों को फारिग कर देते हैं, ताकि ये सर, गवर्नमेंट में कोटा भी तो आता है ना वर्कर्स की सैलरी का, कि इतने इतनी ही तनख्वाह के अंदर उन्हें रखना होता है उन्हें। मेरी बेटा बात इतनी होती है कि वो आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन नॉर्मली हाँ जी। जो क्वेश्चन पास पेपर क्वेश्चन के हवाले से हम बात करें तो वो सिर्फ इसके इम्पैक्ट्स पूछता है, और इम्पैक्ट्स भी नॉर्मली केस स्टडी में गिवन होते हैं, सिर्फ आपको उसको एलैबोरेट करना होता है।
ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अच्छा, ये थे बात हाँ जी। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। अब प्राइवेटाइजेशन के बाद जिस बारे में हमने आज बात करनी है और जो हमारा टॉपिक होगा आगे वाला, वो हम बात करेंगे सबसे पहले। हमने आपके जो पेस्टल के दो जो है अल्फाबेट्स, पी दैट इज पॉलिटिकल, एल फॉर लीगल एंड लॉ, पॉलिटिकल। उसको हमें थोड़ा सा एलैबोरेट करना है कि पॉलिटिकल क्या होता है और पॉलिटिकल में हम किस किस की बात करते हैं। जी सर। पॉलिटिकल एंड लीगल, हमने बस इसकी बात करनी है। जो पॉलिटिकल एंड लीगल होता है, सबसे पहले तो एक बात याद कर लें, गवर्नमेंट के, किसी भी गवर्नमेंट के एम्स कितने हैं? चार या पांच कह लें, चार। बुनियादी एम। चार पाँच हो। ठीक है। फर्स्ट एम हम कहते हैं कि जनाब इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्जैक्टली। कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आए। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आता है? इंक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। यानी कि गुड एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री विद इन अ ईयर, इसको वो इंक्रीज करना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। दूसरा मेरे बेटा आपसे पूछना चाहता है बुनियादी तौर पे कि जनाब दे वांट टू डिक्रीज द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे उनके मुल्क में बेरोजगारी कम से कम हो, इस तरह कम से कम। लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई कम से एग्जैक्टली। कम हो। कम कम। ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि उसकी कंट्री में जो है इंपोर्ट्स कम हो और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। ज्यादा हो। बैलेंस ऑफ ज्यादा पेमेंट हो। क्या होता है? ट्रांजेक्शन ऑफ वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये आपके यस सर। जेनेरिक होते हैं। और कह लें कि वो हायर, इसकी हम अगर हम जनरली बात कर लें कि वो वांट टू प्रोवाइड, वांट टू प्रोवाइड हाई लिविंग स्टैंडर्ड। यस। ठीक है। वो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करना चाहती है। इसमें यही हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, देयर लॉट ऑफ वांट टू क्रिएट इन दैट थिंग, वांट टू प्रोवाइड जी सर। हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी, हमने लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात भी कर ली। अब जो अगली बात हमें जाननी है और समझनी है, अगर गवर्नमेंट के एम्स ये हैं, ठीक है, ये क्या हो जी। गए जिनको मैं अब हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये आपके पास क्या हो गए? एम्स हो गए। अच्छा जी, अगर हमारे पास ये एम्स हो गए हैं जिनको मैं ये आपके एम्स हो गए हैं, ठीक है। तो जी सर। अब इन एम्स को, ठीक है, इन एम्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज होती हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द अबव मेंशन्ड एम्स। इकोनॉमिक 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 एम्स और गोल्स, ठीक है। गवर्नमेंट हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ हाँ, गवर्नमेंट के पॉलिसी। पास कुछ पॉलिसीज होती हैं। गवर्नमेंट मस्ट यूज सम, सर ये वही तीन पॉलिसीज हैं जो आप, मेरे ख्याल में, वही तीन पॉलिसीज हैं जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हैं। पढ़ी हुई क्योंकि हैं, हाँ, फिजिकल क्योंकि आप लोगों ने मॉनेटरी कॉस्ट। एएस में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो उसके अंदर वो हाँ पॉलिसी जी। बड़ी ही डिटेल में पढ़ी हैं। वो तीन ही पॉलिसीज हैं। एक पॉलिसी का हम नाम कह देते हैं जी, फिजिकल फिजिकल पॉलिसी। पॉलिसी। अच्छा जी, फिजिकल पॉलिसी होगी। दूसरी के पास है मॉनेटरी पॉलिसी। यस सर। तीसरी सप्लाई साइड। थर्ड लगे बस सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर एक बात समझना और जानना बहुत जरूरी है कि जब हम बात करते हैं ना आपकी इकोनॉमी की, तो हाँ जी। पहले एक बात बता दो, हाँ इकोनॉमी जी क्या होता है? पता है व्हाट इज इकोनॉमी? सर, मेरे ख्याल में मेरे पास कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है। ओवरऑल को फ्रेम ऑफ वर्क होगा। ओवरऑल द फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ अ कंट्री। कंट्री। ठीक है। हाँ हाउ जी। दे आर कंट्री वर्क्स। यूजिंग, हाउ दे आर यूजिंग देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिट, हाँ जी, स्कार्स रिसोर्सेज हर कंट्री के पास हाँ, कोई हाँ, अनलिमिटेड वो रिसोर्सेज नहीं कैसा होते। फ्रेमवर्क, किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं, ये जी। हमारी क्या है? हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी है। ठीक है। अब इकोनॉमी कंट्री के अंदर प्रिवेल कर रही है, तो हर इकोनॉमी के अंदर ना डिफरेंट डाउन टर्न्स या अप टर्न्स आते हैं, जिसको हम एग्जैक्टली। तीन नाम से बुलाते हैं। वो हर इकोनॉमी के अंदर ही फेज आते हैं। इसका नाम ट्रेड साइकिल भी होता है। हाँ जी, मुझे समझ आ गई। ठीक है जी। इसका नाम बिजनेस साइकिल भी होता है। इसका नाम इकोनॉमिक साइकिल भी होता है। ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से सवाल पेपर में बहुत दफा उसने पूछा है, और लेकिन इसको एज अ कंप्लीटली उसने एलैबोरेट नहीं किया।
असल में हर जी इकोनॉमी ना 4 फेजेस से गुजरती है, ठीक है। जी सर। हर इकोनॉमी 4 फेजेस से चार गुजरती है। फेजी से हाँ, गुजरती है। जिसका हम नाम रखते हैं सबसे पहले, आपकी इकोनॉमी हम कहते हैं बूम पे जा रही है, बूम। फिर हम कहते हैं नहीं जनाब वो रिसेशन में चली गई है, फिर स्लम्प में चली जाती है। रिसेशन के बाद कहते हैं नहीं स्लम पे चली गई है, हाँ जी। स्लम के बाद हम कहते हैं नहीं अब हमारी जो इकोनॉमी है ना वो रिकवरी साइड पे जा रही है, रिकवरी में रिकवर चली भी गई। हो रही है, जिसको हम ग्रोथ भी कहते हैं। इसको सर पहले वाले बूम को हीटिंग बूम भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं, इसके लिए वर्ड पीक का भी यूज किया जाता है कि हमारी इकोनॉमी पीक पे जा रही है। जो सर इधर अगर हम कॉन्सेप्ट अपना दोहराएं एएस वाला, तो इसमें एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पड़ी थी हमने। बेटा असल में जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लाइफ साइकिल है ना वो शो करता है लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट विद इन द मार्केट फ्रॉम इट्स हाँ जी। एंट्रेंस टिल इट्स विड्रॉल, नहीं, ठीक है वो वैसे मैं भी। उसको कह रहा हूँ कि उसी तरह ही का एक ग्राफ और उसी तरह का ही ये ग्राफ इकोनॉमी का बिल्कुल एक वैसा साइकिल है। ही इसका बनता है, हाँ ग्राफ जी। इसका बिल्कुल वैसा ही बनता है, जिसमें आप एक वेव दिखाते हैं जो पहले अप है फिर डाउन है फिर डाउन चलेगी फिर अप चलेगी, ठीक है। बिल्कुल। वो उस तरह की वो आपकी वो दिखाता है, वेव दिखाता है। लेकिन अब आपको असल में जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ट्रेड साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है, इसके 4 फेजेस हैं। तो इन हाँ जी। चारों फेजेस को जब उसने एक्सप्लेन करना होता है ना, जब उसने जी सर। एक्सप्लेन करना होता है तब बारी आती है इकोनॉमिक फैक्टर्स की, एग्जैक्टली। ठीक है। इन समझ चारों को एक्सप्लेन करने के लिए जो जिन एलिमेंट्स का वो सहारा लेता है उसको कहता है इकोनॉमिक, फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स कह देते हैं, फैक्टर्स कह दें, या उसको हम कह देते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है मेरे बेटा। तो उसने जी यहाँ सर, समझ आ इकोनॉमिक गया। फैक्टर्स की बात करनी है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करनी है। पहली बात तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए, ये आपके पेस्टल का ई बन जाएगा। इसका हाँ जी। मतलब है कि ये जो आपके 3 अल्फाबेट हैं, पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है, हाँ यहाँ जी। पर मैं कोमा डाल रहा हूँ पॉलिटिकल के बाद, यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ मैं इकोनॉमिकल, ठीक है। बात ठीक हो समझ गया लगी सर। आपको? इसका हाँ जी, मतलब समझ है आ रही इन है। तीनों को हम एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ लेके इसलिए चलेंगे क्योंकि आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि यार जो पॉलिसीज में हम जो पॉलिटिकल है इस पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो है फिस्कल, मॉनेटरी, सप्लाई साइड पॉलिसीज, ठीक है। यस सर। मगर इन पॉलिसीज के अंदर जिन टूल को यूज किया जाता है वो होते हैं इकोनॉमिक टूल्स, हाँ जी। ठीक है। और जब हम बात करते हैं लीगैलिटी की, किसी कंट्री में जो लीगैलिटी की बात करेंगे तो वो लॉज होंगे, वो लॉज होंगे, लॉज कवानीन रिगार्डिंग द यस। मार्केट कंपटीशन एंड रिगार्डिंग हाउ रिगार्डिंग द बिजनेस रिगार्डिंग द लेबर प्रोसेस, लॉ। बिजनेस प्रोसीजर जो भी हाँ, अब होगा। ये कह लें कि बिजनेस प्रोसीजर्स के बारे में लॉ बना दिया है, अब बिजनेस प्रोसीजर बिल्कुल। स्पेशली आप अपने वर्कर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अगर आपके बिल्कुल अगर हम स्टिक करें कोई आपके, पोल्यूशन वगैरह है तो उसके बारे में क्या लीगल वो आपके आपका लॉज जाएगा हैं। एनवायरमेंटल में, हाँ जी। वो जाएगा एनवायरमेंटल में, ठीक है। कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जी। क्या क्या है। लीगैलिटी में नॉर्मली 2 लॉ पढ़ाए जाते हैं, कंपटीशन लॉ एंड लेबर लॉ। वेजेस भी आता है सर इसमें, हाँ, एम्प्लॉयज में, लेबर में। डेफिनेटली जब मैं लेबर लॉ की बात कर रहा हूँ, व्हाट आर द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स विच आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, कि उस कंट्री के वर्कर जो डिफरेंट फर्म्स में काम कर रहे हैं उनके बारे में उसकी गवर्नमेंट ने क्या लॉ बना दी है। लॉ बना दी है कम से कम तनख्वाह का, कम से कम मिनिमम मेडिकल वेज का। फैसिलिटीज का, ठीक है, जिसको मिनिमम वेज बोलते हैं। और उन्हें कह दिया कि जनाब आप कंज्यूमर प्रोडक्शन, आप जो है एम्प्लॉय सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसके हवाले से लॉ क्या हो गए। अब ये लॉज हर मुल्क के अपने अपने हैं, ठीक बिल्कुल। है। पे केस स्टडी में अगर इस हवाले से कोई बात आएगी उसने लॉ को बताया होगा, जी। ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जो ठीक होगा। एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिसके लिए हम पेस्टल पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप लोगों ने जानने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होता है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। बिजनेस जी कांट सर। कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर बट दे हैव टू मेक चेंजेस इन देयर एक्टिविटीज एज पर द चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक यस हो सर, गया। समझ अब आ गई। पॉलिटिकल के यस। अंदर, हाँ सुन लो, पॉलिटिकल के अंदर ये पॉलिसीज आ जाएंगी 3, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी। हमें ये भी पढ़ लिया कि जो ये 3 पॉलिसियां क्यों बनाई जाती हैं, ताकि ऊपर दिए हुए ये 5 ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट फुलफिल कर सके, ठीक हो गया। एग्जैक्टली। अब इन पॉलिसीज के अंदर टू यूज होते हैं टूल्स जिनको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी का बनाने का पर्पज ही क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कम की जाए, इन्फ्लेशन कम की जाए, बैलेंस पेमेंट को हाँ कंट्रोल जी। किया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड्स आप की जाए। इन इन सिंपल वर्ड्स, अपनी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी
इंक्रीज किया जाए। जब भी वर्ड आता है बिल्कुल। इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, मतलब ये कि उस कंट्री में बिजनेस फ्लरिश हो, यानी कि जीडीपी हाई हो। यस ठीक हो सर। गया। अच्छा जी, जी अब हमने एक बेसिक चीज अपने माइंड में बना बैठा ली कि जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो बात करेगा पॉलिसीज की, क्योंकि पॉलिसीज के अंदर लिंक होता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का, वो हमारे हो गए इकोनॉमिकल फैक्टर्स। ठीक हो हाँ गया। जी। तो अगला वर्ड है जी लीगल एंड लॉ। मुल्क के अंदर नॉर्मली आपने भी बात की कि बिजनेस प्रोसीजर्स के बारे में लॉ बनाए जाते हैं, जी। मार्केट कंपटीशन के बारे में लॉ बनाए जाते हैं, और हम्म। लेबर लॉ बनाए जाते हैं। यस सर। ठीक हो गया। ऑलवेज रिमेंबर लेबर लॉ और कंपटीशन लॉज हर कंट्री के अपने अपने होते हैं। केस स्टडी, क्योंकि ये केस स्टडी कैमिस्ट पेपर्स बनाता है और ये डिफरेंट कंट्रीज में पेपर हो रहे होते हैं, तो उसने आपको अगर लॉ बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो लॉ उसने ऑलरेडी केस स्टडी भी बताया होगा। आपने यस सिर्फ सर, उस समझा। लॉ की चेंजेस के मुताबिक बिजनेस को क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए या बिजनेस पे क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो आपके माइंड में होने चाहिए। इज दैट क्लियर? इट इज वेरी क्लियर। डन हो गया। अच्छा जी, हमने ये बात कर ली। अब पेपर में, क्योंकि हमने इकोनॉमी की बात करी थी, और इकोनॉमी को प्रेजेंट करने के लिए मैंने बात बोली थी कि ये चार बातें होती है इकोनॉमी के अंदर। या इकोनॉमी बूम पे जा रही होती है, या सेशन पे होती है, या स्लम पे होती है, या रिकवरी भी या होती है। रिकवरी की होती है। अब अगर मैंने बूम को डिफाइन करना है, या सेशन को डिफाइन जी। करना है, या स्लम को डिफाइन करना है, या ग्रोथ को डिफाइन करना है, तो इनको डिफाइन करने के लिए मुझे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई इकोनॉमिक हाँ इंडिकेटर्स जी। क्या होते हैं? जब भी जीडीपी हो गया। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पहले हम उनकी पहले इधर से इधर बात कर लें। बेटा हाँ जी, कर सबसे ले। पहले तो आपकी, सबसे पहले उसमें हम कह रहे थे उसमें जीडीपी आया था। ठीक है जी जी। सर। नंबर 2 उसमें आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट क्या है। आ जाता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट, पीएनआई आ गया। आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। बिल्कुल। ठीक है जी, आपका एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, ये वो मेजर मेजर चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। बाकी तो शायद जी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो टिपिकली आपके सिलेबस के अंदर हैं वो ये 5 हैं। हाँ जी। ये ला के ठीक हो आपको गया पता सर। चाहिए जीडीपी क्या है, एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, हाँ इसके जी। बारे में आपको पता होना चाहिए। हमें पता चल गया जीडीपी क्या होता है कि एक मुल्क के अंदर द टोटल नंबर ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, दैट इज जीडीपी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? मींस पीपल आर विलिंग टू डू अ जॉब बट दे कुड नॉट फाइंड अ जॉब, बिलिंग टू आ इसको जॉब, लेकिन कहते उनके हैं पास जॉब नहीं अनएम्प्लॉयमेंट। थी। ठीक है, हाँ अब जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए हम देखते हैं कितने लोग जॉब करने के लिए विलिंग है और कितने लोगों के पास हाँ जी। जॉब है। इसको हाँ हम जी। डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है। इन्फ्लेशन रेट क्या या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस तरह भी निकाल सकते हैं, कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है। ऐसे भी ठीक है। हाँ ठीक जी। हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, द बोरिंग रिवॉर्ड मनी। ऑफ सेविंग मनी, और सिंपल यस वर्ड द सर। प्राइस ऑफ लोन। एग्जैक्टली। ठीक है जी। आप एक्सचेंज रेट क्या होता है? द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी। अदर कंट्री ठीक हो गया। करेंसीज, अब यस। यहां पर ये इनको इनको बताता है। अब कहता है कंट्री में बूम है। बूम का मतलब हाँ कहता है कि जी। उस कंट्री में जीडीपी बड़ा हाई लेवल पे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट है, कम है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। अब यहाँ पर अगला फैक्टर आता है इन्फ्लेशन। हम जानते हैं, अब इन्फ्लेशन की हम बात करें, इन्फ्लेशन क्या होता है? हम कहते हाँ हैं जी। परसिस्टेंस और कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस इन प्राइस प्राइस। लेवल विद इन अ कंट्री विद इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक खास यस। टाइम पीरियड में उस मुल्क में कितनी चीजें महंगी होती जा रही हैं उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है जी। इन्फ्लेशन, यस। हम जानते हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन की टाइप्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स कहते हैं इन्फ्लेशन की जो एज पर कॉज है, वजूहात की दो बिना हैं। दो टाइप्स हैं, डिमांड पुल दो इन्फ्लेशन टाइप। एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट अगर इन्फ्लेशन। जब कंट्री बूम पे होती है तो उस कंट्री में फिर शुरू हो जाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यस। उस कंट्री में क्या शुरू हो जाएगी? डिमांड पुल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। क्योंकि जीडीपी का मतलब ही ये होता है कि उस मुल्क में गुड्स बहुत ज्यादा बनाई जा रही हैं, गुड सर्विसेज बहुत प्रोड्यूस हो हाँ रही जी। है। गुड एंड सर्विसेज कब प्रोड्यूस होंगी? जब उस कंट्री की टोटल डिमांड, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, वो बढ़ती जा हाँ रही है, जी। इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है जी। और जी सर। इन्फ्लेशन की जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ही है ऐसी महंगाई जो कंट्री में चीजों की डिमांड बढ़ने की वजह से होती है। हाँ ठीक जी। हो गया। इट्स मीन द डिमांड, द इन्फ्लेशन विद इन अ कंट्री ड्यू टू हैव मोर एग्रीगेट डिमांड नोन एज एग्रीड डिमांड। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यस सर। ठीक हो गया जी। बिल्कुल। तो ये तीन बिल्कुल। फैक्टर्स इनफ हैं एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट।
हाँ मैंने जी। पहले कहा था कि मेन मेरा जो तुम्हें बताने का पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये कि तुम्हें पेपर पॉइंट वाली चीजों का पता होना चाहिए, ऐसा ये चीजें ऐसी ऐसी। अच्छा, पेपर में सवाल आया हुआ था, इस सवाल रिसेंटली मेरी नजर से गुजरा, मैं बच्चों को डिस्कस कर रहा था लास्ट टाइम क्लास के अंदर। हाँ सवाल था जी। कि दे इज अ ग्लोबल सेशन, दे इज अ ठीक है। ग्लोबल सेशन प्रिवेलिंग, ग्लोबलाइजेशन है। व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट्स ऑन ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस पे ग्लोबल सेशन की वजह से क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। भाई जब ठीक है। सेशन का मतलब ही क्या होता है कि उस मुल्क में जीडीपी कम होना शुरू हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई है, इन्फ्लेशन हाँ रेट जी। बढ़ना शुरू हो गया है। हाँ अच्छा जी। जी। और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो गया हो है। गया है। अच्छा, तीन हाँ बातें जी। होगी। अब हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल है, रेट एग्जैक्टली। बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया, अब ये बात हमें समझ लगी। अगर ग्लोबल सेशन होगा तो इसका मतलब है नाउ देयर अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स मीन नाउ पीपल हैव लेस मनी इन देयर पॉकेट टू स्पेंड, डेफिनेटली द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट विल बी डिक्रीज्ड। एग्जैक्टली एक सर, अब पॉइंट। मेरे जो ना अब जी जी। हाँ क्लियर जी। हो रही है चीज, कि आप जो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स या इंडिकेटर्स, हम इन चीजों को, इतने 4 से 5 जो इंडिकेटर हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इनको यूज करके हम अपने सवाल में एनालिसिस पॉइंट्स और चेन ऑफ एनालिसिस बना सकते हैं हाँ, इन असल में देखो, चार बात पांच असल में बात ही होती है पुत्र, हमने देखना आपका पेपर की देखना है, आपका केस स्टडी देखनी, केस स्टडी उसने बनानी इस अंदाज में है कि बच्चा, असल में मैं फिर बता देता हूँ, कैम्ब्रिज वो ये नहीं चाहता कि यार बच्चा एक्यूरेट लिखे। कैम्ब्रिज ये चाहता है कि यस। बच्चे की बिजनेस सेंस कितनी की डेवलप हुई है, वो कंसेप्ट को कितना को लिंक करके एलेबोरेट कर रहा है। ठीक है। उनको पता है जी कि केस स्टडी हर बंदा केस स्टडी को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। ठीक है जी। जी। तो केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त व्हाट आर द राइट थिंग्स नहीं देखी जाती, वो देखिए जी व्हाट आर द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। और यही बात दिल दिमाग में बिठा लो फहद, के कैम्ब्रिज जी वाले सर। दे आर ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिव मार्किंग, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं करते। वो ये देखते हैं कि अगर बिल्कुल। स्टूडेंट ने इंप्रेशन सही दे रहा है, बेशक वो बात हम्म। गलत कर रहा है, लिंक ठीक ना है, तो उसका वो नंबर दे देता है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो एक बात समझ लगी। अच्छा, अब आपकी सिलेबस के अंदर उसने फिस्कल पॉलिसी को डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है जी। उसने मॉनेटरी जी पॉलिसी सर। को डिटेल से बताया हुआ है। उसने इन सारी बातों को ना डिटेल से बेटा जानी बताया हुआ है। हाँ जी। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि पेपर के अंदर अभी तक सामने कोई ऐसी पेपर नहीं गुजरा जिसपे उसने कहा है कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, बिजनेस के अंदर डिटेल से बताएं। वो कहता है जी जी। फिस्कल पॉलिसी चेंज हुई है, उसके ठीक हो इफेक्ट्स गया। बताएं। ठीक मॉनेटरी हो पॉलिसी गया। चेंज हुई है, इसके बिजनेस पे इम्पैक्ट बताएं। हाँ, लेकिन वो इम्पैक्ट आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी का पता ही नहीं। पता है ना वो। ठीक है जी। बिल्कुल। अब देखो, हाँ जी। इसलिए तो मैंने पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर दी है, ये बात क्लियर होगी। अब स्लम्प में क्या बिल्कुल। होता है, स्लम्प और बूम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक्यूरेट है, जी। ऑपोजिट है। अगर बूम पे जीडीपी हाईएस्ट पॉइंट पे है तो स्लम्प पे लोएस्ट पॉइंट पे होगा। ठीक है। एग्जैक्टली। बूम पे अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है या नेट टू फुल एम्प्लॉयमेंट है तो स्लम्प पे अनएम्प्लॉयमेंट विल बी एट हाई रेट, इन्फ्लेशन विल बी एट हाई रेट। लेकिन स्लम्प यस की सर। होती है कॉस्ट इन्फ्लेशन, बूम पे होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन होती है स्लम्प स्लम्प पे। के अंदर, और बूम होती है डिमांड पुल हाँ इन्फ्लेशन। जी। अब स्लम्प वाले पीरियड में सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ स्पेन, जिस कंट्री की हम बात करेंगे, वो कंट्री एक्टिव होती है और फिर वो कोशिश करती है इंटरेस्ट रेट को कम करे ताकि बिजनेस इस सूरत से निकल सके। ठीक है। बिल्कुल सर। तो यहाँ से बेशक वो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत किसी और कंट्री की वो फॉरेन एड भी ले लेती है ताकि अपनी कंट्री की हाँ जी। करेंसी को मजबूत करे, स्ट्रेंथन करे और फिर मजबूत करे, वैल्यू इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करे हाई कर अपनी ले। करेंसी। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। और सेशन के यस और सर। रिकवरी के पॉइंट एक दूसरे के टोटली अपलोड होंगे। हम कहते हैं सेशन वो ऐसा एग्जैक्टली। पॉइंट है जब इकोनॉमी के अंदर जीडीपी कम हो रहा है, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं सेशन। रिकवरी में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट रेट भी तकरीबन नॉर्मलाइज है, बहुत ज्यादा बैंक अपने आप, क्योंकि वो निकल रहा होता है स्लम से, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना हाँ शुरू हो जी। जाता है और एक्सचेंज रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है आहिस्ता ऐसा आहिस्ता। क्यों होता है? क्योंकि बेटा, इंटरेस्ट। क्योंकि द फियर ऑफ, अगेन, फियर ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा रहता है इकोनॉमी के अंदर। कैसे? बूम पे आ गई जी। डिमांड पर इन्फ्लेशन, स्लम के अंदर स्टेट बैंक इंटरवेन करता है मार्केट में ताकि मार्केट को क्रैश होने से बचाए।
और बिजनेसेस अपने को स्टेबल करने के लिए, अपने प्रोसेसेस को चलाने के लिए बैंक से लोन ले ले, क्योंकि ऑलरेडी फैक्ट्री ऑपरेशन में बहुत सारे कॉस्टली पड़े होते हैं। ठीक है जी। यस सर, समझ आ रही। ठीक है, ठीक है। अब इसलिए, लेकिन जो ही वो इकोनॉमी सरवाइव होती है स्लम से, अब लोगों के ठीक पास जॉब भी हैं। ठीक है, वो डिमांड करना शुरू हो रहे होंगे। अब डिमांड की ठीक है। वजह से डिमांड पर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। इसलिए समझ ये सारे आया। फैक्टर ना इंटरलिंक्ड है। वो कहता है कि बच्चा लिंक कैसे डेवलप कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात मैं जी इस बात के बाद आखिरी बात करता हूँ, इसको वाइंड अप करता हूँ। सिर्फ एक जो आखिरी मैंने बात करनी है, वो तीनों पॉलिसीज पे हाँ बात जी। करनी है, और ये बस हाँ जी। ओवरव्यू देना है। फिस्कल पॉलिसी का दूसरा नाम है जी। बजटरी पॉलिसी। हर मुल्क के जी अंदर सर। उसकी पार्लियामेंट बजट बनाती है। बजट क्या होता है, मैं ये इसमें टॉपिक पढ़ा था, इसे कहते हैं फाइनेंशियल फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, फाइनेंशियल सर। फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर अर्निंग्स एंड द स्पेंडिंग। ठीक है जी, यस। फ्यूचर की अर्निंग और स्पेंडिंग की पर्सपेक्टिव से हम लोग बनाते हैं बजट क्या है हमारा। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने देखना होता है कि हमने कहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करनी है, और हमारा टैक्स क्या कहाँ होगा। से कमाना है। तो कमाना कहाँ से हो, यस। वो हमारा टैक्स होता है। द मेजर सोर्स इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट इज टैक्सेशन। अब टैक्स आपके पास दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो इनडायरेक्ट होता है टैक्स। जो कंपनी के मुनाफे पे, एम्प्लॉय की सैलरी पे, ये हमारी प्रॉपर्टी पे लगाई हाँ जाती है। जी। ठीक है, और हमें तीन पता दो होता है किस्म के होते हैं, इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वो हो कॉर्पोरेट गया टैक्स भी हो आपका गया। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ठीक है जी। दूसरा आपके पास आता है जब हम स्पेंडिंग करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करती है, रोड्स बनाने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, हेल्थ हाँ फैसिलिटीज जी, पे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक फैसिलिटीज करने पे। पे। ठीक है, ये अगर स्पेंडिंग होगी। अब अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन को इंक्रीज कर रही है, बल्कि अब एक कहते हैं स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रही है, टैक्सेशन हाँ कम कर जी। रही है, इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। स्पेंडिंग को एक्सपेंसिव बढ़ाना फिजिकल और टैक्स को कम करना, इसको कम कहते हैं करना। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसके अपोजिट एग्जैक्टली। टैक्सेशन को बढ़ाना और स्पेंडिंग को हाँ कम जी। करना, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है। जी सर। अब चेंज किसको कर रहे हैं इसके अंदर, अगेन टैक्स को। टैक्स अब को। टैक्स क्या चीज है भाई, टैक्स क्यों पे करते हैं। टैक्स हम इसलिए पे हम्म। करते हैं बिकॉज इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन बीइंग ए सिटीजन, that we are living in a country, we are doing businesses in a country, we are using the different facilities provided by the country. So it is a legal obligation to pay the tax. ठीक है जी। और टैक्स ज्यादातर लगाया जाता है हमारी इनकम से, हमारी प्रॉपर्टीज पे, और हर वो चीज जो हम परचेज करते हैं उस पर। जी सर, समझ आ गई। ठीक हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी जी। के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, एक। नंबर टू, उस मुल्क के अंदर एक्सचेंज रेट क्या होगा। नंबर थ्री, उस मुल्क के अंदर कितने नए करेंसी नोट इशू किए जाएंगे। और नोट इशू को हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी भी बोलते हैं सादे वर्ड्स में। ठीक है। यस सर, समझ आ गई अब मुझे। मॉनेटरी पॉलिसी पे बात कर दी इंटरेस्ट रेट की, भाई बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट है, जी। क्योंकि बैंक कॉस्ट ऑफ लैंडिंग भी आ बॉरोइंग जाती मनी है। और रिवॉर्ड ऑफ सेविंग मनी लैंडिंग होनी आपके इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है जी। हाँ जी। एक्सचेंज रेट की बेस पे आपका बेस करता है ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट, उन्होंने बताया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, हाँ जी सर। ट्रांजेक्शन ऑफ वन हाँ जी। कंट्री विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इंपोर्ट क्या है, रेस्ट ऑफ द जब आप वर्ल्ड। दूसरे मुल्क से माल मंगवाते हैं। व्हेन वन कंट्री परचेज फ्रॉम अदर कंट्री इट इज इंपोर्ट। व्हेन वन कंट्री सेल टू यस। अदर कंट्री इट इज एक्सपोर्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट। अब गवर्नमेंट यस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को गवर्न करती है, रेगुलेट करती है, देखती है एक्सचेंज रेट से। अच्छा, तीसरी बात है सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसीज वो तमाम एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट इसलिए ले कि उस मुल्क में चलने वाले बिजनेसेस, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट किया जाए, वो वोट बनती मिला है जाए, सप्लाई वेलफेयर की साइड जाए पॉलिसी। लोगों की। चाहे वो टैक्स को कम कर दें, चाहे वो फाइनेंशियल एड दे दें, चाहे वो हॉस्पिटल्स खोलें, यूनिवर्सिटीज खोलें, ये सब भी सप्लाई साइड पॉलिसी का हिस्सा बन जाते हैं। इन हाँ जी, सिंपल जैसे कि वर्ड्स सब्सिडीज और आ गई। जी जी, मैं अभी टेक्निकल हाँ वर्ड्स जी। में ही जा रहा है, ये बात समझ लगी आपको। ठीक है, सिंपल सिंपल रखते हैं सिंपल चीजों वर्ड को। रख के बात कर ली। तो अब आपने करना ये मेरे बेटा, बुक से एक दफा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल फैक्टर को आपने डिस्कस कर लेना है। अगर आप ठीक कहते है हैं मैं सर। बुक नहीं खोलनी, चैट जीपीटी पे लिखे व्हाट आर द पॉलिटिकल फैक्टर विच कैन इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। ठीक है, फिर लिखे टेल मी इन सिंपल वर्ड्स इन 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट। सिंपल ये, what are economical factors which can affect our business, simple 4 points. What are the legal factors which can impact on a business, in simple 4 points. Got my point. जी सर। इसके एक दफा नोट्स बना के तुमने मुझे मस्त शेयर करने हैं, ताकि तुम्हें मैं बता दूं क्या क्या चीजें हम मिस्टेक करते हैं, क्या क्या चीजें मिस्टेक मैं कर हमें दूंगा, मैं नहीं कर करनी दूंगा। चाहिए। बात समझ लगी मैं मेरे कर बेटा दूंगा। जानी। जी अच्छा सर, यहाँ मैंने तक अगर, इकोनॉमिक्स का जी जी,
मैंने इकोनॉमिक्स का सर एक सवाल भी चैट जीपीटी साहब के कहने पे किया था, मैंने हम्म। बड़ा अच्छा सवाल कंस्ट्रक्ट करके कंक्लूजन तक, एवेल्युएशन तक लिखी थी। हम्म। मुझे सही उसमें से मतलब अच्छा खासा मुझे समझ देखो आ यार, गई आजकल के दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है फात, कि हम लोगों ने चैट अपने जीपीटी। आप को तैयार करना है। नहीं, चैट जीपीटी के अलावा भी बिल्कुल। आर्टिफिशियल टूल है, लेकिन बात ये है कि उसको यूटिलाइज करके अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, उस पर यस सर। डिपेंडेंसी नहीं करनी। जी जी। ठीक है। बात इतनी है, हम चाहते हैं कि हमारे ग्रेड अच्छे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छी तरीके से समझ लगे। ठीक है। और बिल्कुल। मेरा जाती ख्याल है दैट इज द बेस्ट वे, जिस तरह आज मैंने पढ़ाया है, ये आसान तरीका है, ना कि मैं ज़्यादा पढ़ो में पढ़ूँ। ठीक है। ये सिंपलेस्ट वे है, समझने का भी मजा आएगा, मुझे पढ़ाने का भी मजा आया। लिखा बिल्कुल मैंने सर, कम है मजा लेकिन आ रहा बोला मैंने ज्यादा है। लेकिन मजबूरी है कि जो सुनेगा उसको लिए आसानी हो जाएगी, साथ अगर कोई पैसे पकड़ी होगी तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है मेरी जान के टोटे। तो है। जी आज सर। हमने ये पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको काफी हद तक समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन आपको सेंड कर दूंगा वो सब चीजें। ठीक है। ठीक है, ताकि हमें चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है सर। बाकी फिर आपसे मैं फोन पे बात करता हूँ, जब 5-10 मिनट दो। सर ठीक है, आप कर लें, मैंने भी आपसे 2 दिन बातें मैं करनी करता थी। हूँ बात। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।